नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आपका इंग्लिश साहित्य पर स्वागत है। और आज जो अपनी जो टेस्ट सीरीज है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, उनका ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वाले भी आप देख सकते हैं। सारे एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। और इन लेक्चर्स के थ्रू हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो 10 में ऑन एवरेज में 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ कुछ में 10-10 क्वेश्चन भी है, जो छोटे क्वेश्चन है वो। तो ऐसे करके अपने 50 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लिए। और 50 क्वेश्चन के माध्यम से अपने कितने 4 की लीजिए, तो 200 ऑप्शंस का एक्सप्लोर किया है। तो मतलब 200 चीज़ों के बारे में हमने जाना है। और उनके थ्रू हमने हर ऑप्शन के साथ कम से कम 3-4 चीज़ और नई सीखी है। तो ऐसे मान लीजिए अराउंड 1000 वर्क्स ले लीजिए, या फिर राइटर्स ले लीजिए, या फिर उनके कंसेप्ट ले लीजिए, वो हमने इन 10 वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है, उनको समझने की कोशिश की है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिनमें मैं चारों ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये आपको मदद करेंगे। एक तो एग्जाम का नेचर समझने में, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझने में, टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे कितना जोर देना है वो समझने में। और साथ साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि हमें कैसे जो नेट है उसकी तैयारी करना चाहिए, और कैसे हम जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने बाकी वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अब बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस पे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेयर अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट आर वी likely to find not only the best but the most individual parts of a poet's work। मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ ए पोएट्स वर्क कहाँ मिलेंगे अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका टी.एस. एलियट का जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो आपका 1990 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, उससे ये लिया गया है। तो उसमें टी.एस. एलियट ने क्या बात की, अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। तो आप 2 ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर इसका आंसर देखेंगे, और उसके बाद ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है जो टी.एस. एलियट का, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। इन द पोइट्स जुवेनिला और रिजेक्टेड ड्राफ्ट। पोइट के जो रिजेक्टेड ड्राफ्ट है या जुवेनिला है, मतलब जो मतलब इतना मैच्योर नहीं है उस टाइम जो लिखे हैं, उसमें जो बेस्ट पार्ट है उसको वो मिलते हैं। या फिर इन द पोइट्स इन द बेस्ट एंथोलॉजीज एंड स्क्रैप बुक्स, की जो बेस्ट एंथोलॉजीज है पोइट की या स्क्रैप बुक है उनमें मिलता है। या फिर इन दोज पार्ट्स वेयर द डेड पोइट्स असर्ट देयर इमोर्टलिटी, कि उन पार्ट्स में जहां पर डेड पोइट्स है वो अपनी इमोर्टलिटी असर्ट कर रहे हैं, उसमें मिलते हैं। या फिर इन दोज पार्ट्स वेयर लिविंग पोइट्स डिपार्ट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, कि लिविंग पोइट कुछ अलग करे या अपने जो एंसेस्टर है उससे अगर डिपार्ट करे, कुछ अलग कर रहे हैं, वहां पे दिखता है। तो कहाँ पे इसका जो बेस्ट है पोइट का, बेस्ट मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट है जो पोइट का, वो कहाँ दिखता है। तो ये ऑप्शन देख के आपको ये लग सकता है कि इंडिविजुअलिज्म तो कहाँ आएगा, जहाँ पे वो एंसेस्टर से डिपार्ट कर रहा है तो इस वहां उसकी यूनिकनेस दिखेगी। लेकिन टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग ये है कि वहां पे जहाँ पे डेड पोइट्स असर्ट देयर इमोर्टिलिटी, वहां पे जो बेस्ट पार्ट इंडिविजुअल पार्ट है वो आपके पोइट के दिखेंगे। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो ऐसे है टी.एस. एलियट का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। और इसका जो हिस्ट्री के बारे में या ट्रेडिशन के बारे में टी.एस. एलियट ने क्या कहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन अ वे वी विल समराइज द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. एलियट, कि उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, पहले ये इगोइस्ट में द इगोइस्ट जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ था। और उसके बाद द सेक्रेड वुड जो कि टी.एस. एलियट की फर्स्ट बुक है क्रिटिसिज्म की, उसमें पब्लिश हुआ था 1920 में, ये आप याद रखना। और इसके 2 साल बाद टी.एस. एलियट का कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था, द वेस्टलैंड, ठीक है, जो कि एक पोइम है। अब हम देखते हैं, जैसे ये कोट दिया हुआ है जो क्वेश्चन में भी आया हुआ था, नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स, ये आया हुआ था आपका, ऑफ ए पोइट्स वर्क मे बी इन दोज
with which the dead poets his ancestors assert their immortality most vigorously। ठीक, जहाँ पे जो एंसेस्टर्स है या जो डेड पोइट्स है, जो मतलब ट्रेडिशन है एक तरह से, या फिर पास्ट है या जो हिस्ट्री है जो लिटरेचर की, वो जहाँ पे सबसे ज्यादा असर्ट हो रही है, सबसे ज्यादा दिख रही है, वहां पे इंडिविजुअल पार्ट दिखता है पोइट का, उस पोइम में पोइट का टैलेंट वहीं दिखता है। टी.एस. इलियट का कहना का मतलब ऐसे है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो पोइट है उसको जो ट्रेडिशन है, जो उनके एंसेस्टर्स है, जो पास्ट के जो पोइट है, जो पोइटिक जो ट्रेडिशन है, उससे वेल अवेयर रहना चाहिए। और उसमें जो बेस्ट चीजें हैं वो अगर वो अपने वर्क में एक्सप्लोर कर रहा है, उनको एक नए तरीके से वो अगर पेश कर रहा है, तो वहां पे उसकी सबसे ज्यादा यूनिकनेस दिखेगी और वहीं से वो एक ट्रेडिशन का खुद भी पार्ट बन जाएगा, ऐसा टी.एस. एलियट का कहना है। तो ये इस कोट के थ्रू भी ये कहना चाहता है। फिर दूसरा जैसे एक कोटेशन है इसी ऐसे से, द हिस्टोरिकल सेंस which is a perception of the pastness of the past but also presence। हिस्ट्री हिस्टोरिकल सेंस है, जो जो हिस्टोरिकल सेंस एक पोइट में होना चाहिए, इसका कहने का मतलब है वो पास्टनेस ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट का, पास्ट के रूप में एक परसेप्शन होता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हिस्ट्री है, जो पहले के जो पोइट्स है, जो लिटरेचर का जो ट्रेडिशन है, उसका अभी प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट है, वो भी पोइट को पता होना चाहिए। तो पास्टनेस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंस बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर हिस्टोरिकल सेंस। अगर हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे कि व्हाट हाउ इट इज रिलेवेंट इन टुडेज सिनेरियो, देन यू कैन नॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री प्रॉपरली। तो इसका कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल सेंस पोइट का जब भी डेवलप होगा कि वो पास्टनेस ऑफ द पास्ट की, मतलब उस टाइम राइटर ने जो लिखा है वो क्यों लिखा, किस हिसाब से लिखा, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज देयर, व्हाई डिड ही राइट सो एंड सो इन सो एंड सो मैनर और स्टाइल और फॉर्म, और what is the relevant of that particular work or that particular poet or that tradition in the present। ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है, एक पोइट को समझने की जरूरत है, टी.एस. इलियट का कहना ऐसा। ठीक है, और ये अगर आप में है तो अर्नोल्ड ने जैसे बोला था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, कि बेस्ट थॉट इन द वर्ल्ड, जो चीजें बेस्ट जो थॉट्स है वर्ल्ड के, वो पोइट को प्रेजेंट करना चाहिए, क्रिटिक को प्रेजेंट करना चाहिए। तो सेम चीज यही कह रहा है कि जो ट्रेडिशन है उसका नॉलेज पोइट को होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा इसका है जो कंसेप्ट है वो है पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट ए एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, पहले थोड़ा सा इसको सेंटेंस को हम तोड़ते हैं, फिर इसका कंसेप्ट क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, और ये आपने अगर समझ लिया तो टी.एस. इलियट की जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है, जो इम्पर्सनैलिटी का जो कंसेप्ट है टी.एस. इलियट का, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये कोट समझ लिया था। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, पोइट्री इज नो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। पोइट्री इज नो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। पोइट्री का मतलब ये नहीं है कि आप जो इमोशंस है आप में भर भर के पड़े हैं वो आपको उल्टी कर दो, एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि वो उसको वोमिट कर दो। जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला था, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ठीक है, तो वो वहां बोल रहा है कि आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स है, वो एकदम से अगर बहुत ज्यादा हो रही है, वो रिकलेक्ट हो रही है आपके पास्ट के जो मान लो इमोशन मेमोरीज है, वो पोइट वो इसमें पोइम आनी चाहिए। वो स्पॉन्टेनियसली अगर ओवरफ्लो हो रही है तो वो पोइम में आनी चाहिए। लेकिन टी.एस. इलियट जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है, इट इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इमोशन से एक एस्केप है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अभी नहीं समझ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पोइट को अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस नहीं करना है पोइम में, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से एस्केप करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ वाली जो चीज है वो नहीं बोल रहा है, ये जो कीट्स ने जो बोला था, जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है आपकी, उसके बारे में ये बात कर रहा है, उससे आप इसको ये रिलेट कर सकते हो। किसके से नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने बात की है, टी.एस. इलियट ने। ठीक है, ये सॉरी कीट्स ने। तो कीट्स की जो ये जो थ्योरी थी नेगेटिव कैपेबिलिटी में, जिसमें कीट ने बोला है कि जो राइटर है या एक ऑथर है उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको अपने जो कैरेक्टर है या फिर जो प्लॉट है जो है
उससे खुद को दूर रखना चाहिए, कैरेक्टर को अपने हिसाब से डेवलप होना देना चाहिए। इसीलिए उसने बोला कि शेक्सपियर में नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, तो उसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे और उनका डेवलपमेंट अपने आप हो रहा है। शेक्सपियर इज नो वेयर इन दोज कैरेक्टर्स, वो अपनी जो पर्सनैलिटी है वो उन पर नहीं थोप रहा है। ही इज नॉट टर्निंग लूज हिज पर्सनैलिटी, ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस, ही इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन हिज प्लेस। फॉर एग्जाम्पल लेडी मैकबेथ ले लीजिए, मैकबेथ ले लीजिए, ओथेलो ले लीजिए, हेमलेट ले लीजिए, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल यू विल फाइंड इन शेक्सपियरियन प्ले। तो किट्स का कहने का मतलब था कि ही हैड दैट नेगेटिव कैपेबिलिटी व्हिच एनी राइटर शुड हैव, ठीक है। तो वो ये चीज कह रहा है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ की तरह इगोइस्टिक जो सबलाइम जो किट ने बात की थी वो नहीं होना चाहिए। तो ये टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, टर्निंग लूज ऑफ पर्सनालिटी नहीं है, इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी और एस्केप फ्रॉम इमोशन, ये यहाँ कहना चाह रहा है टीएस इलियट। और इसको जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है टीएस इलियट की, कौन सी? इम्पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के आगे इम्पर्सनैलिटी, इम लगा दो, मतलब उल्टा। एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है ना, तो इम्पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया था प्लेटिनम कि प्लेटिनम जैसे मान लो ये प्लेटिनम है, ये मान लो प्लेटिनम का कुछ है बना हुआ, ठीक है। और अब जो ये क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। प्लेटिनम किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का मतलब है कि उसकी प्रेजेंस में ही मेटल रिएक्ट करेगी, वो नहीं होगा तो मेटल रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये तो मान लीजिए आपका हो गया कैटलिस्ट। अब इसके ऊपर आप मान लीजिए ये एक मेटल है और आप ये ले लीजिए कि ये आपकी दूसरी मेटल है, तो ये दो मेटल रख दी। अब ऐसे इनको रखोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर प्लेटिनम के ऊपर आप रख रहे हो तो ये रिएक्ट करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्लेटिनम है आपका, वो क्या करेगा? वो एज इट इज रहेगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके थ्रू टीएस इलियट ये समझाने की कोशिश कर रहा है, या भी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोइट को ये जो आपका कैटलिस्ट है इसकी तरह होना चाहिए, या उसको पोइट को, और पोइट्री है वो ऐसे कंपोज होगी। तो ये आपका जो हिस्ट्री का जो नॉलेज है, या आपने आसपास की सोसाइटी देखी है, जो सारी चीजें देखी है, लोगों को देखा है, वो सारी चीजें आपकी हो गई एक तरह से मेटल। और ये पोइट है, पोइट के माइंड में वो कंपोज हो रही है, तो पोइट इज एन ए कैटलिस्ट, पोइट इज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये इसका कहने का है। तो इसको अपनी जो पर्सनैलिटी है, मतलब जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम उसमें उसको सहायता करता है, हेल्प करता है, बट ही डज नॉट इन्वॉल्व इन इट, ही डज नॉट रिएक्ट हिमसेल्फ, मतलब इटसेल्फ। तो और जो मेटल है वो इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाती है। तो पोइट के जो माइंड के प्रेजेंस में पोइट्री कंपोज हो जाती है, लेकिन पोइट के इमोशन, पोइट की पर्सनालिटी उस पोइट में नहीं आना चाहिए। ये टीएस इलियट का कहना का मतलब है। और ये इसका कहने का मतलब है कि अगर बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, खुद को दूर रख के कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कर रहा है, तो वो उसकी बेस्ट कंपोजिशन होगी, ठीक है। और वही उसकी यूनिकनेस होगी, और वही यूनिकनेस है वो उसको ट्रेडिशन का पार्ट बनाएगी, तो ट्रेडिशन में उसकी एक जगह होगी आगे आने वाली जनरेशन में। एट द सेम टाइम ही इज विद ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की चीजें कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज इन ए यूनिक वे, देयरफॉर ही आल्सो बिकम्स ट्रेडिशन। तो ये टीएस इलियट का कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल टैलेंट पोएट का और ट्रेडिशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पोएट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन historical poets or ancestors of a poet and poet himself, what is the relation between tradition and talent of the poet। तो ये सारी चीजें ये डिस्कस कर रहा है। और ये थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, इसका जो कंसेप्ट है इम्पर्सनैलिटी का, उसके थ्रू इसने समझाने की कोशिश की है कि व्हाट ए पोएट शुड डू एंड हाउ ए पोएम इज कंपोज्ड। तो आगे वाला क्वेश्चन हम चलते हैं। आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट हिज हीनियस क्राइम्स committed in the past, what is Oedipus request as his punishment। ये इडिपस है, इडिपस कौन था? इडिपस रेक्स, ठीक है, इडिपस रेक्स, इडिपस रेक्स सोफोक्लस का प्ले है, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इडिपस रेक्स है वो जो क्राइम करता है, क्या क्राइम करता है इडिपस रेक्स? पता है आपको? इडिपस रेक्स है ही मर्डर्स हिज फादर हु वाज ए किंग लायस एंड ही मैरीज हिज मदर, और मदर से उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये इसका क्राइम था। और जब इसको ये पता चलता है, पहले इसको पता नहीं था कि शी इज हिज मदर एंड ही हैज मर्डर्ड हिज फादर, तो जब इसको पता चलता है तो व्हाट डज ही डू, ये आपको पता करना है। तो पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं आपको, फिर आंसर अपना आप ही आ जाएगा इसका। एग्जाम्पल इसमें ये जो ऑप्शन है आपका, पहला है एग्जाइल, दूसरा कास्ट्रेशन, तीसरा डिकेपिटेशन, तीसरा है ब्लाइंडनेस। इनमें से क्या करता है एडिपस, तो थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बता देता हूं। एक जगह है थीब्स, क्या थीब्स, यहाँ का किंग होता है लायस, और उसका जो प्रिंस है वो है आपका इडिपस, ठीक है। और इसकी जो क्वीन है वो कौन है आपकी, जोकास्टा। कौन है, जोकास्टा। तो ये जब इडिपस जब पैदा हुआ था, जब बर्थ हुई थी इसकी, तब जो ओरेकल है, जो ओरेकल, ओरेकल मतलब वो आपका गॉड होता है एक तरह से, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इनका ग्रीस में। तो ओरेकल ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो एडिपस है ये बड़ा होके लाइस को मारेगा और जोकास्टा से शादी करेगा, यानी कि अपने फादर को मारेगा और जोकास्टा है जो मदर है उससे शादी करेगा ये। तो इससे डर के इन्होंने क्या किया कि इडिपस को एक सेपर्ड के माध्यम से हिल्स में फेंकने के लिए भेज दिया, और उसके जो पैर थे उनको बांध दिया एकदम, जब छोटा था, जब जन्म हुआ था इसको तभी। वहां से एक दूसरे सेपर्ड होता है, उसको उठा के ले जाता है, और दूसरे एक किंग होता है और क्वीन होती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगा अभी आपको। तो वहां पे वो ले जाता है, वहां इडिपस बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन इडिपस ओरेकल के पास जाता है, ओरेकल उसको फिर बोलता है कि यू विल किल योर फादर एंड मैरी योर मदर। इडिपस डर जाता है, इडिपस भाग के आ जाता है वापस कहाँ, थीब्स में। तो यहाँ पे आता है तो ही मीट्स लायस एंड ही मर्डर लायस, ठीक है। क्रॉस रोड पे मर्डर कर देता है, क्योंकि सामने से जैसे मान लो ये रोड है, अब इधर से इडिपस आ रहा है, इधर से लायस आ रहा है, दोनों आमने सामने हो गया, दोनों लड़ाई हो गई कि पीछे कौन हटेगा, और यहाँ पे किंग को मार देता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ दैट टाइम एट दैट इन दिस किंगडम। ही becomes the king and he marries the queen जोकास्टा, who is see जोकास्टा is actually his mother, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद में जो किंगडम है उसमें प्लेग आ जाता है, फिर इडिपस पता लगाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो पता चलता है कि ही इज अ मर्डरर एंड ही हैज कमिटेड इंसेस्ट बाय मैरिंग हिज मदर। तो इसको जब पता चलता है इडिपस को, तब क्या होता है, तब जोकास्टा को पता चलता है तो सी हैंग्स हरसेल्फ, ठीक है, खुद को फांसी लगा लेती है ये। और जब इडिपस को पता चलता है तो वो इसके जो कपड़े हैं उससे गोल्ड की पिन निकाल के खुद की आंखें फोड़ लेता है, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट करता है कि लेट मी गो टू एग्जाइल, लेट मी गो टू जाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, किसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हीनियस क्राइम करने के बाद किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, एग्जाइल के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्टोरी, इसका जो प्ले है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और आप इसकी समरी भी पढ़ सकते हैं। प्ले को ओरिजिनल प्ले पढ़िए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी तो जरूर जानिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। हाँ, अब जो सोफोक्लेस का जो इडिपस है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये क्या बोले, थीव्स ट्रिलॉजी है, ठीक है। ट्रिलॉजी मतलब 3 प्ले की है ये। तो इसमें कौन कौन से प्ले है आपका, एक तो एंटीगोन है, एक इडिपस रेक्स है, एक इडिपस एट कोलोनस है। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था, ये इसके बाद पब्लिश हुआ था, ये इसके बाद पब्लिश हुआ था। लेकिन इनमें जो इवेंट्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं, जो एक्शन टेक प्लेस करता है, इट इज डिफरेंट। तो इसमें आपका फर्स्ट पे इडिपस आएगा, ठीक है, सेकंड पे इडिपस एट कोलोनस आएगा, और थर्ड पे आपका एंटीगोन आएगा। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखिए कि सोफोक्लस का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क कौन सा, इडिपस रेक्स है। फिर उसके बाद इडिपस एट कोलोनस, इडिपस 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 रेक्स रह जाएगा, लास्ट में एंटीगोन है। लेकिन पब्लिश हुआ जब, तो एंटीगोन क्या हो गया था, पहले पब्लिश हो गया था, और नीचे वाला 2 नीचे आ गए। तो एंटीगोन, इडिपस रेक्स और इडिपस एट कोलोनस, ऐसे करके आप याद रख लीजिए। 1-2 बार ऐसे देख लोगे तो नहीं भूलोगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, हु अमंग द एंशिएंट्स प्रिस्क्राइब्ड दैट पोएट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। हु सजेस्टेड, हु प्रिस्क्राइब्ड दैट कि पोएट्री शुड इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, पोएट्री शुड डू बोथ द थिंग्स।
हु सेड दैट? तो किसने कहा था? तो लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस का आपको पता होगा, लॉन्जाइनस का जो सब्लिमिटी का जो कंसेप्ट है दैट इज पॉपुलर। क्या पॉपुलर है लॉन्जाइनस का? सब्लिमिटी का जो कंसेप्ट है कौन से टेक्स्ट में दिया था? ऑन द सबलाइम। किसमें? ऑन द सबलाइम, जो इसका ऐसे है उसमें ये सब्लिमिटी की बात करता है। फिर आपका प्लोटिनस है, प्लोटिनस है वो आपका नियो प्लेटोनिज्म का क्या है? फाउंडर है। क्या है? फाउंडर है। नियो प्लेटोनिज्म का फाउंडर है। कौन है? प्लोटिनस। फिर आपका जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल का फेमस वर्क जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन्हें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर के लिए, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पोइटिक्स। और पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने किसकी बात की है? पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने बात की है एक तो माइमेसिस की। किसकी? माइमेसिस, या बोल दीजिए आप इमिटेशन। और दूसरा प्लॉट क्या होना चाहिए, ट्रेजेडी क्या होनी चाहिए, और कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, प्लॉट कॉम्प्लेक्स है सिंपल होना चाहिए, और हीरो कैसा होना चाहिए, इन सारों का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। इसके अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं जल्दी आपको लिटरेचर, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उस पर पूरी 1 मंथ सीरीज में निकाल रहा हूँ, और 30 लेक्चर्स है जिसमें प्लेटो से लेके जो आपका फॉर्मलिज्म है, रशियन फॉर्मलिज्म, उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट जो क्रिटिसिज्म है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, ठीक है, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म है, ये सारे मैं कवर करूंगा प्लेटो से लेके जितने भी क्रिटिसिज्म के मेजर मेजर जो आपके वो है, वो सारे में राइटर्स और जो मेजर जो क्रिटिकल स्कूल्स है उनको मैं कवर करूंगा। लाइव क्लासेज है, फ्री क्लासेज है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल इन केस बंद हो गया तो आपको हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो व्हाट्सएप के चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन इसकी जरूर मिल जाएगी, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और अब हमारी बात है कि इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट की बात किसने की थी? इसकी बात की थी आपके होरेस ने। इसमें आर्स पोइटिका में। तो आर्स पोइटिका के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके और क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे। तो आर्स पोइटिका या द आर्ट ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी 19 BC में, ठीक है, और ये एग्जामेटर में लिखी गई है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हेक्सामीटर होरेस, हेक्सामीटर होरेस, हेक्सामीटर होरेस, हेक्सामीटर होरेस, ठीक है, रह जाएगा याद। चलो, हाँ, तो इसको और क्या बोला जाता है? एपिसल टू पीसोस। एपिसल मतलब लेटर, क्या? लेटर, क्या? लेटर। पीसोस, पीसो एक फैमिली का नाम है, तो पीसो के जो 2 सन थे उनको होरेस ने लिखे हैं लेटर के रूप में, टू टीच देम हाउ टू कंपोज ए पोएट्री। और फनी चीज ये है क्या कि ये उनको पहले तो बताता है पोएट्री कैसे कंपोज करता है, फिर ये भी उनको बोलता है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है पोएट्री कंपोज करना, ऐसे इजी नहीं है, और कि अगर तुम कर भी लो पोएट्री कंपोज तो उसको 9 ईयर्स के तक एक क्लोजेट में रखना, और उसके बाद आप वापस देख के उसको पब्लिश करवाना। मतलब मजाक कर रहा है कि पोएट्री लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किस किस चीजों के इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका हम डिस्कस करेंगे, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में इसमें हम जाएंगे। बाकी ज्यादा एकदम पूरा डिटेल में आपको जो ओरेस पे जो वीडियो होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप डरिए मत। अभी थोड़ा सा टच अपॉन कर लेते हैं ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड while we teach, while we study this Horace Ars Poetica। तो इसका जो फर्स्ट मेंशन है आर्स पोएटिका, उसका मेंशन है आपका क्विंटिलियन का। क्विंटिलियन का वर्क्स कौन सा है उसमें ये मेंशन है। क्विंटिलियन कौन था ये भी हम देखेंगे अपने लेक्चर सीरीज में। तो इसका इंस्टीट्यूशियो ओरेट्रियो, इंस्टीट्यूशियो ओरेट्रियो एक बुक है जिसमें सबसे पहले ये जो आर्स पोएटिका जो वर्ड है उसका आपका मेंशन हुआ है। कब हुआ था? 1905 BC AD में हुआ था, ठीक है, तो ये आप याद रखिए 1905 में हुआ था, ठीक है। इसने क्विंटिलिन ने किया था। इंस्टीट्यूशियो ओरेसियो बुक में क्या था, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा याद रखिएगा। फिर आपके जो ओरेस के जो आर्स पोएटिका है उसमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट बताए हैं, या फिर उसके कुछ की टर्म्स है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इसका वो है इन मीडिया रेस। इन मीडिया रेस का मतलब इन द मिडल ऑफ थिंग्स। तो इसके कहने का मतलब था
ए प्ले शुड स्टार्ट इन मिडल ऑफ द थिंग्स, कि इवेंट है जो प्ले का, जो एक्शन है वो मिडल में स्टार्ट होना चाहिए, देन इट शुड गो टू फ्लैशबैक, देन जो आगे की कहानी है वो आपको बताना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है। दूसरा है अब अवो, अब अवो, अवो मतलब एक होता है लैटिन में, ठीक है। तो अब अवो मतलब एक से शुरू होना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होना चाहिए, क्या, एपिक आपका, ठीक है। हाँ, अब क्या है, समथिंग इवन गुड समटाइम्स इवन गुड होमर नो शॉप। तो इस फ्रेज से इसका कहने का मतलब था कि ग्रेट पोएट्स ऑल्सो डू मिस्टेक्स, तो उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा फ्लो फ्लो में चले जाते हैं, थोड़ा इधर उधर। इवन होमर जितना ग्रेट पोएट है वो भी गलतियां कर देता है, तो वो गलतियां है वो परमिजिबल है ग्रेट पोएट को, अगर उसकी कंपोजिशन है जो पोइम है वो इतनी अच्छे से कंपोज कर रखी है उन्होंने, तो थोड़ी बहुत गलती चल सकती है, ठीक है। फिर इसका था अट पिक्चरा पोइसिस। अट पिक्चरा पोइसिस पे एग्जाम जो में क्वेश्चन आ चुका है नेट का, पिक्चरा पोइसिस से और इसका क्या मतलब था, क्या कहना चाहता था और अट पिक्चरा पोइसिस से। तो इसका मतलब है एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री, ठीक है, याद रखना। इसने पोइट्री और पेंटिंग को इसमें कंपेयर किया है कि पोइट्री और पेंटिंग वो एक जैसी सी होती है, फिर उनके बारे में थोड़ा कुछ बोला है इन्होंने, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर है आपका इसिनिट इन पिसन। इसिनिट इन पिसेम का मतलब है इट एंड्स विद द टेल ऑफ ए फिश। तो यहाँ पे फिर से मजाक कर रहा है ओरेस। ओरेस क्या बोल रहा है यहाँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू मेक बिग प्रोमिसेस इन द बिगनिंग एंड यू एंड अप गिविंग नथिंग टू द ऑडियंस। पोइट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले तो बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर दिया कि मैं ऐसी पोइम लिखूंगा, ऐसी लिखूंगा कि सब हिल जाएंगे, और लास्ट में ऐसे कि पोइम पढ़ने के बाद यार क्या लिख दिया इसने। तो ऐसे में पोइट की जो इमेज है वो खराब हो जाती है। तो ओरेस कह रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि खोदाफाड़ निकली चुया हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और जो इसका मतलब है इट एंड्स विद द टेल ऑफ ए फिश। तो जो मरमेड होती है, मरमेड में क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट है होता है वो वुमन का होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है उसका वो फिश का होता है। किसका, फिश का, मछली का होता है। तो पहले कुछ और दिखता है, लास्ट में क्या उसकी मछली की पूंछ ही निकलती है। तो इसके कहने का मतलब है कि मछली की टेल की तरह वो नहीं निकलना चाहिए कि पहले तो आपको एकदम परी सी लगे लेकिन लास्ट में पता चला ये तो मछली थी। तो उसकी तरह, उस मरमेड की तरह एक पोइम को नहीं होना चाहिए। उसमें तो ऐसे बोल दीजिए कि ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, या फिर दूसरे सेंस में बोले तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो तुम प्रोमिस कर रहे हो वैसा ही आप दोगे, ठीक है। तो ऑडियंस को ठगा हुआ महसूस नहीं होगा, ये और इसका कहना है। फिर इसका डेकोरम है। डेकोरम में इन्होंने बताया है कि एक तो मतलब कैरेक्टर है, उसको अपना स्टेशन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कि मतलब राजा है तो राजा की तरह बिहेव कैसे करना चाहिए, प्रिंस है तो प्रिंस की तरह करो, या कॉमन मैन है तो कॉमन मैन की तरह उसको दिखाओ। वैसी वो लैंग्वेज बोलेगा, वैसे कपड़े पहनेगा, वैसा ही उसका एटीट्यूड रहेगा, वैसी पर्सनैलिटी रहेगी। और उसमें सेंटेंस कैसे यूज करने हैं, वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज करना है, दीज ऑल थिंग्स ही डिस्कस इन हिज कंसेप्ट ऑफ डेकोरम। एंड द न्यू क्लासिकल राइटर्स लाइक पोप, ड्राइडन एंड इवन सैमुअल जॉनसन वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंसेप्ट ऑफ डेकोरम बाय गिवन बाय होरेस, ठीक है। और फिर आपका है इसका पर्पल प्रोच, या आप बोल दीजिए पर्पल पैसेज। पर्पल पैसेज का मतलब है फ्लोरी लैंग्वेज। ये टर्म कोई ने इसने की थी, होरेस ने की थी, और इसका मतलब ये है कि आपको एलिवेटेड लैंग्वेज या ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए चीज़ों को, जहाँ जिस वर्ड की जरूरत है वैसे ही आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। जो बड़े बड़े वर्ड बनने से या किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के या ज़्यादा एलोबरेट करके बोलने से वो चीज़ बड़ी नहीं होती थी। आइडिया में साउंड और सेंस आपका मैच करना चाहिए, जैसा आपका सेंस निकल रहा है वैसा ही वो साउंड करना चाहिए, वैसा ही सेंटेंस होना चाहिए, वैसे ही वर्ड्स यूज होना चाहिए। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो पर्पल प्रोज या पर्पल पैसेजेज है, पोइट शुड अवॉइड इट। फिर अगला है इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, जो कि क्वेश्चन में आपका आ रखा था। तो ओरेज का कहने का ये मतलब था कि पोइट शुड इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, पोइट शुड इंस्ट्रक्ट और डिलाइट, ठीक है। पोइट को दोनों ही कर सकता है, या दोनों से एक तो पोइट को करना चाहिए, ये ओरेज का कहने का मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, कोई इंस्ट्रक्ट है उसको हम हेल्प, एडवाइज या वार्न, ये इसकी तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका सॉरी, इसको इसकी तरह यूज कर सकते हैं हम, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं,
नहीं रहा, कोई नहीं। हाँ, तो इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट करना चाहिए। फिर आपका द पोइट विशेस टू बेनिफिट और प्लीज, तो ये बेनिफिट और प्लीज करने की भी कोशिश करता है, और प्लीजेंट एंड हेल्पफुल भी हो सकता है, एट द सेम टाइम दोनों भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये बोल रहा है। दूसरा इसका जो आर्स पोइटिका है, वो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो फर्स्ट टाइम 1566 में ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में। किसने की थी? आपके थॉमस ग्रांट ने इसको की थी। एलिजाबेथ फर्स्ट जो क्वीन थी उसने भी इसको ट्रांसलेट किया है, और बेन जॉनसन ने भी आपका इसको ट्रांसलेट किया है 1640 में। इसको किसने ट्रांसलेट किया है? बेन जॉनसन ने भी ट्रांसलेट किया है। तो ये चीजें आप याद रखना। तो सॉरी, ट्रांसलेट 40 में नहीं किया था, बाद में पब्लिश बाद में हुई थी, इनकी डेथ के बाद पब्लिश 40 में हुई थी, लिखा पहले था, ट्रांसलेट पहले किया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको होरेस के बारे में, होरेस के आर्स पोएटिका के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है प्लोटिनस। हाँ सॉरी, प्लोटिनस ऑप्शन में आया हुआ था, न्यू प्लोटिनिज्म का ये फाउंडर था, मैंने बताया था। और ये वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इजिप्ट। ठीक है, रोम, रोम का पार्ट था इजिप्ट उस टाइम, तो वहां पे ये बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो है Braj Kachru has observed a tendency among Indian English speakers and writers to use hybridized lexical items. One example of this is, तो इसके कौन सा एग्जाम्पल है हाइब्रिडाइज वर्ड का? ठीक है, हाइब्रिडाइज वर्ड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट बनता है। इतना तो आपको पता है, हाइब्रिड वर्ड से पता चल रहा है। आपको ब्रज कचरू का भी पता नहीं होगा। ठीक है, वो इंडियन इंग्लिश के बारे में क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइज वर्ड क्या है, या हाइब्रिडाइज लेक्सिकल आइटम क्या होता है। आपको अगर हाइब्रिडाइज भी पता है कि हाइब्रिडाइज का क्या मतलब होता है, तो भी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा अपना कॉमन सेंस जरूर लगाना क्वेश्चंस में। हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, और आप उन क्वेश्चन को अगर सही करोगे तो आपके अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे सही कर देंगे, सीधा 10 मार्क्स का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप नेट होते होते जेआरएफ हो गई, या फिर आपकी जेआरएफ या नेट होते होते बच गई कि कुछ मार्क्स से रह गया सर। तो कुछ मार्क्स से इसी वजह से रहते हैं क्योंकि आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज में नहीं लेते हो। वो गलती मत करना दोस्तों, ज्यादातर बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका पहला है जुगाड़। जुगाड़ तो हिंदी का वर्ड है। पिंग पोंग, पिंग पोंग भी नहीं है, दो लैंग्वेज का। चाय वाला अगेन हिंदी का है। और लाठी चार्ज, लाठी आपका हिंदी का है, चार्ज आपका इंग्लिश का है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी लाठी चार्ज, बिकॉज इसमें दो लैंग्वेज मिलके एक बन रहा है, मतलब हाइब्रिड हो रहा है। हाइब्रिड में मैंने पहले आपको आइडिया दिया था कि दो से ज्यादा चीजें मिलके बनती है हाइब्रिड चीज। तो थोड़ा इसके ब्रुज कचरू के बारे में हम देख लेते हैं। ब्रुज कचरू है वो इंडियन बोर्न था, अमेरिकन लिंग्विस्ट है। ठीक है, उसने वर्ल्ड इंग्लिशेस टर्म कोइन की है, और इसके नाम से इसकी एक बुक भी है, वर्ल्ड इंग्लिशेस क्रिटिकल कंसेप्ट्स इन लिंग्विस्टिक्स, जो कि 2006 में पब्लिश हुई है। ये याद रखना आप, वर्ल्ड इंग्लिशेस किसने पब्लिश की है? इस पे नेट में क्वेश्चन आ चुका है पहले, 2018 से पहले आया था। ठीक है, ईयर मेरे को याद नहीं है अभी कौन सी ईयर में आया था। तो वर्ल्ड इंग्लिशेस जो टर्म कोइन की है ब्रज कचरू ने की है, और ये हाइब्रिड वर्ड है उनके बारे में डिस्कस कर रही है कि जो लोकलाइज वेराइटी ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश के अलग अलग लोकल जो ऐसे मान लो वर्जन है, उसमें हाइब्रिड वर्ड कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लाठी चार्ज जो वर्ड है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया लाठी चार्ज का, मैंने आपको बता ही दिया। हिज मॉडल ऑफ 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश, तो इसने 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश का भी एक मॉडल दिया है, जिसमें आप एक इनर सर्किल है, एक आउटर सर्किल है, और एक है एक्सपेंडिंग सर्किल। तो इनर सर्किल है, इनर सर्किल में आपकी वो कंट्रीज आती है जहाँ इंग्लिश इज यूज्ड एज ए नेटिव टंग, ए नेटिव लैंग्वेज, जहाँ जहाँ की इंग्लिश है वो इनर सर्किल में आते हैं। और जो पहले जो इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक राजभाषा या राष्ट्रभाषा तो नहीं बोल सकते, एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और दूसरी कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो ऐसी जो कंट्रीज है वो आती है आपकी आउटर सर्किल में। और जिन कंट्रीज में लैंग्वेज इंग्लिश है वो ना तो नेटिव लैंग्वेज है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है, इट इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज ओनली और एजुकेशनल पर्पज ओनली और सम अदर पर्पज ओनली, देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग सर्किल। ये इंग्लिश अभी वहां पे एक्सपेंड हो रही है। तो ये बोल रहा है कि जो इनर सर्किल है वो नॉर्म प्रोवाइडिंग सर्किल है, और जो आपका आउटर सर्किल है वो नॉर्म डेवलपिंग सर्किल है, और जो एक्सपेंडिंग सर्किल है
वो इनको फॉलो करने वाला आउटर है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं, यहाँ थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो आउटर जो सर्किल है आपका वो ये है। तो ये आपका हो गया। एक इसकी इंपॉर्टेंट बुक और है जो 1990 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम क्या है, 1990 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है द अल्केमी ऑफ इंग्लिश, द स्प्रेड फंक्शंस एंड मॉडल्स ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिशेज। तो बेसिकली इसने जो काम किया है नॉन नेटिव इंग्लिशेज है, नॉन नेटिव इंग्लिश जो वेराइटी है उन पे काम किया है। इसने वर्ड इंग्लिशेज टर्म को इन किया है, हाइब्रिड वर्ड के बारे में इन्होंने बात की है। अल्केमी वो इंग्लिश इनकी बुक है, वर्ड इंग्लिशेज इनकी बुक है। तो ये सारे कुछ आउटर सर्किल, इनर सर्किल एंड एक्सपेंडिंग सर्किल ये इनने बात की है। तो ये वो आपका ब्रज कचरू इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इनके बारे में। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इन्वोक्ड टू डिस्क्राइब a form of new historicist criticism, would not be applied, would not be invoked, कि जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म है उसमें इनमें से कौन सी चीज है वो इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन का पूछने का मतलब यह है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है। तो न्यू हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, आर्कियोलॉजी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, जीनियोलॉजी ऑफ पेट्रियार्कल डिस्कोर्सेज, कल्चरल मटीरियलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरल रिकवरी ऑफ ऑथोरियल इंटेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है उसमें ये नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो पहला है आर्कियोलॉजी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री किसने बात की है, या आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात की है आपके मिशेल फूको ने। आगे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो फूको से तो इन्फ्लुएंस था न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, मान लिया। दूसरा जीनियोलॉजी ऑफ पेट्रियार्कल डिस्कोर्स, जो पेट्रियार्कल डिस्कोर्स है उसकी जीनियोलॉजी कैसे चलती है, जीनियोलॉजी इन द सेंस कि जो जीनियोलॉजी बेसिकली होती है जो फैमिली का जो रिलेशन है या फैमिली हिस्ट्री, तो वो कैसे आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन हाउ पेट्रियार्की इज प्रोग्रेसिंग, वो भी स्टडी न्यू हिस्टोरिसिज्म करता है क्या, हाँ करता है। तो ये भी आपका इसके लिए सही होगा। फिर कल्चरल मटेरियलिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। कल्चरल मटेरियलिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में फर्क बस इतना ही है, कल्चरल मटेरियलिज्म इज मोर पॉलिटिकल, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिव है और पॉलिटिकल एक्शन में बिलीव करता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म में वो क्रिटिकल स्टडी में, क्रिटिकल एनालिसिस में, क्रिटिकल एवेल्यूशन में उसमें बिलीव करता है। ये इतना सा फर्क है। तो ये तो दोनों सेम से ही चीज़ें हैं, तो ये भी इसमें आता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरल रिकवरी ऑफ ऑथोरियल इंटेंट, पहली बात तो ये है आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में अगर पता है तो ऑथर के इंटेंट को रिकवर करने की बात नहीं करता कभी भी। जैसे रोला मार्ट डेथ ऑफ द ऑथर, उसमें यही बात कर रहा है ये कि रीडर गेट्स बर्थ एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर, कि राइटर जो वर्क लिखता है, जो टेक्स्ट लिख रहा है, टेक्स्ट लिखते ही राइटर की डेथ हो जाती है और रीडर की बर्थ होती है। रीडरली और जो राइटरली टेक्स्ट की बात की है रोला मार्ट में, वहाँ वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ऑथर का इंटेंट क्या था वो की बात नहीं करते हैं। तो पहली बात तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरल जो थ्योरिस्ट है वो इसकी बात नहीं करते ऑथोरियल इंटेंट की कि उसको रिकवर करना है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो इसको फॉलो नहीं करता है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर इसका कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में कौन सा नहीं इंक्लूड होता है। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म का थोड़ा और डिटेल से हम देख लेते हैं। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में हम देखते हैं, ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी थ्योरी, ए फॉर्म ऑफ कल्चरल पोइटिक्स। इसको ये न्यू हिस्टोरिसिस्ट है वो कल्चरल पोइटिक्स भी बोलते हैं। 1980s में ये शुरू हुई थी और 1990s तक ये चली थी, ज़्यादा इन्फ्लुएंस 1990s में रही थी, ठीक है। और जो स्टीफन ग्रीनब्लाट है आपका, उसने टर्म कॉइन की थी, उसकी एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मूर टू शेक्सपियर। कब पब्लिश हुई थी, 1980 से ये शुरू हुई थी। तो ऐसे मान लीजिए ये बुक है वहीं से ये शुरू हुई थी आपकी न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो, ठीक है। ये क्रिटिकल जो मूवमेंट है वह न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो यहीं से शुरू हुआ था 1980 से और 90 तक चला था। इसको इन्फ्लुएंस करने वाले में कौन था, एक तो क्लिफोर्ड गिट्स। क्लिफोर्ड गिट्स की एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज है वो इसको इन्फ्लुएंस, उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया था। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड,
पोलॉजी मतलब साइंस, साइंस ऑफ मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी होती है कि मैनकाइंड के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन की सोसाइटीज है वो कैसे डेवलप हुई है, तो एंथ्रोपोलॉजी में आती है। तो उसके बारे में न्यू हिस्टोरिसिज्म बात करता है। एक ऑप्शन में आपके था एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन था आपका। फिर आपका लुई मंट्रोज है, तो लुई मंट्रोज भी न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक था, और इसने न्यू हिस्टोरिसिज्म में एक फ्रेज दिए या न्यू हिस्टोरिसिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की है कि व्हाट न्यू हिस्टोरिसिज्म डज। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कोशिश करता है, इसका बिलीव है कि टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट, कि मतलब जो हिस्ट्री है वो एक टेक्स्ट की तरह ये पढ़ता है, हिस्ट्री को टेक्स्ट की तरह पढ़ता है, ठीक है, और टेक्स्ट की हिस्ट्री को पढ़ता है। कहने का मतलब है जो हिस्ट्री है, एक तो आपकी हिस्ट्री हो गई और दूसरा क्या हो गया, आपका हो गया टेक्स्ट। तो इनके जो इंटर रिलेशन जो है उनके बारे में ये बात करता है। किसके बारे में बात करता है, हिस्ट्री और टेक्स्ट के बीच में क्या इंटर रिलेशन है उसके बारे में ये बात करता है न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब है कि जो हिस्ट्री है आपकी वो क्या है, फिक्शनल है। क्या है, फिक्शनल है। हिस्ट्री भी एक फिक्शन है, और टेक्स्ट है, टेक्स्ट की भी आपकी क्या होती है, एक हिस्ट्री होती है। टेक्स्ट की भी हिस्ट्री होती है। तो टेक्स्ट भी हिस्टोरिकल है और हिस्ट्री फिक्शनल है। वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट हिस्ट्री। और टेक्स्ट है वो तो फिक्शनल है, बट एट द सेम टाइम टू अंडरस्टैंड ए टेक्स्ट, literary text, a poem, a drama, a novel, or an epic, or anything, you have to understand historical context of that text. तो ये इसका कहने का मतलब है। और इसका कहने का मतलब है हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस द कंपोजिशन ऑफ ए टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट ऑल्सो इन रिटर्न इन्फ्लुएंसेज हिस्ट्री और कल्चर और सोसाइटी। तो ये कहने का मतलब है कि दोनों में इंटर रिलेशन होता है, और ये न्यू हिस्टोरिसिज्म का बिलीव था। तो एक्चुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये हुआ। फिर जो फूको का जो कंसेप्ट है आपका पावर और नॉलेज का, और जो फूको का जो डिस्कोर्स का जो कंसेप्ट है वो भी न्यू हिस्टोरिसिज्म ने यूज लिया है, इनके एनालिसिस में यूज लिया है, इनके क्रिटिकल वर्क्स में यूज लिया है। ठीक है, और इसका जो कैपिलरी मोड ऑफ पावर है, जो फूको का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी किया है कि मतलब पावर कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम जब फूको के बारे में डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, यहाँ अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये। फिर आर्कियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री मैंने पहले अभी डिस्कस किया था कि फूको का जो स्टडी थी वो आर्कियोलॉजिकल स्टडी थी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की आर्कियोलॉजिकल स्टडी है, उसको भी न्यू हिस्टोरिसिज्म में वो अपने उसमें लाता है। ठीक है, वो हिस्ट्री को एक फिक्शनलाइज वर्जन में देखता है, जैसे कि मैंने यह बताया टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री, और उसको एज ए कोड टेक्स्ट वो पढ़ती है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट है वो कोड टेक्स्ट की तरह पढ़ते हैं। कोड टेक्स्ट इसने से कि टेक्स्ट है उसके साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, मतलब एक तरह से उससे एसोसिएटेड है, उसका एक को टेक्स्ट है। तो उस टाइम में जैसे मान लो शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर के टाइम में कौन से जर्नल पब्लिश हुए थे और कौन सी मैगजीन चल रही थी, पॉलिटिकली क्या चल रहा था, व्हाट वर शेक्सपियर रीडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही कंपोज एनी पर्टिकुलर वर्क। तो ये सारी चीजें देख देन वी विल ट्राई टू ट्रेस his influences in his work, and we also try to look into how that particular work has influenced history in return or that society of that time. तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो न्यू हिस्टोरिसिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका गैप्स एंड फिशर्स, डिसकंटिन्यूज एंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ हिस्ट्री रेदर देन कोहेरेंट मैनर। तो ये हिस्ट्री को एक कोहेरेंट मैनर में नहीं पढ़ते, इसको हिस्ट्री को ये नहीं मानते कोहेरेंट मैनर में। ये सारे कंसेप्ट है वो फूको ने दिए थे, न्यू हिस्टोरिसिज्म में यूज किया था, कंफ्यूज मत होना। जो कैपिलरी मोड ऑफ डिस्कोर्स है, पावर नॉलेज है, ठीक है, डिस्कोर्स है आपका, आर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एक कोटेक्स्ट या गैप्स फिशर वाला जो कंसेप्ट है, डिसकंटिन्यूटीज एंड कंफ्लिक्ट होती है हिस्ट्री में, एक कोहेरेंट मैनर में हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। ये सारी चीजें हैं वो फूको ने डिस्कस की थी और न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे उन्होंने यूज की थी, ये कहने का मतलब है मेरा। और ये फिशर्स और गैप क्या है, इसका कहने का मतलब है कि हिस्ट्री में जैसे मान लो हिस्ट्री की एक कहानी यहाँ से चल रही है आपकी, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हिस्ट्री मान लो यहाँ से शुरू होती है, ये चल रही है, फिर ये आ गया कुछ इवेंट, ये कुछ आ गया, ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में गैप रहता है कि ऐसे नहीं होता कि ये हुआ था उसकी वजह से ये हुआ था उसकी वजह से ये हुआ था, कुछ कुछ चीजें हैं जो इरेलीवेंट भी लग सकती है एंड देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन दैट। और एक टाइम के आपको मल्टीपल नरेटिव्स भी मिल जाएगी, मल्टीपल कहानियां भी मिल जाएगी, एंड अब उनमें से ऐसे हो सकता है कि
कोई भी कहानी सच नहीं है और सारी कहानियां सच है, ऐसा हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि एक कहानी या एक नरेटिव है, उसको आप सच मत मानिए। हिस्ट्री में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर कोई कॉमन मैन है तो उसकी हिस्ट्री अलग होगी, एक कोई रिच मैन है तो उसकी हिस्ट्री होगी अलग, किंग है तो उसकी अलग होगी, और उनकी भी हिस्ट्री है, उसमें भी आपको डिफरेंट लोगों से डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आपको एंगल से वो हिस्ट्री देखने को मिलेगी। देयरफॉर देयर आर फीचर्स, मतलब दरारें हैं हिस्ट्री में, बहुत सारी दरारें हैं। उन गैप को फिल करने की कोशिश मत कीजिए कि उसको कोहेरेंट बनाने के लिए कि हिस्ट्री में तो कोई दरार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि जो ट्रेडिशनल जो हिस्टोरिसिस्ट थे वो करते आ रहे थे। तो फूको ने ये रिवोल्यूशनरी एक कंसेप्ट दिया था हिस्ट्री का कि आप कोहेरेंट मैनर में हिस्ट्री लिखने की कोशिश नहीं कीजिए। हिस्ट्री में आपका क्या है, आर्कोलॉजिकल स्टडी है, जो आपको रिमेन्स मिल रहे हैं पहले के, उनको प्रेजेंट कीजिए, उनकी स्टडी कीजिए, और उसके थ्रू उस टाइम की सोसाइटी है, हिस्ट्री है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही है। धन्यवाद। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से टेलीग्राम का और जो अपना यूट्यूब ये अपनी एप्लीकेशन है इंग्लिश साहित्य की, हाँ एप्लीकेशन से आप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी स्टडी, बने रहिए।